रानी जी एक सलाह दो मुझे कि मुझे बिटिया के लिए फ्लैट लेना है, रेडी टू मूव लूँ या अंडर कंस्ट्रक्शन लूँ। तरुण जी की ये दुविधा बड़ी कॉमन है। तो आज मैं आप लोगों को ये क्लैरिटी देने जा रहा हूँ कि रेडी टू मूव में और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में खरीदते समय क्या बेनिफिट्स और क्या लॉस नुकसान इन्वॉल्व हैं। अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि चैनल को पूरा वॉच करें। एक भी पॉइंट छूटेगा तो आपकी जानकारी कमज़ोर रह जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बातें मेरी समझ में आई हों और अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड करें। रेडी टू मूव का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली फ्लैट्स में और कोठियों में ज़्यादा लागू होता है। हम बात करेंगे आज फ्लैट्स की। रेडी टू मूव अगर आप फ्लैट लेते हैं तो उसके कुछ बड़े ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक आप टेंजिबल एसेट खरीदते हैं। टेंजिबल माने जो एक चीज़ दिखती है, जो समझ में आती है, जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब कोई ऐसा एसेट आप खरीद रहे हैं तो वो बेटर है कि आप रेडी टू मूव खरीदें, क्योंकि जो चीज़ बनी नहीं है, जो सिर्फ कल्पनाओं में है, उसमें एक रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। रेडी टू मूव में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो पहला पॉइंट, रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ आर ऑलवेज फ्री फ्रॉम द रिस्क। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें एंगल रहता है वो होता है कि आप जब रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें कई बार आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहे होते हैं और कई बार आप उसको सेल्फ यूज़ के लिए ले रहे होते हैं, तो भी आप रेडी टू मूव में इमीडिएटली आप उसमें शिफ्ट कर सकते हो। आप अपने रेंटल्स बचा सकते हो, जहाँ पे भी आप किराया दे रहे हो वो आपका नहीं लगता। थर्ड जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे भी ऐसी प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अगर हम खरड़ कुराली रोड पर या हम किसी भी ऐसे एरिया में जैसे कि लांडा बनूड रोड है, उसमें हम कोई रेडी टू मूव फ्लैट या फ्लोर खरीदते हैं तो वहाँ कॉलेजेस के बच्चे हैं जो रेंट पे ले लेते हैं और बहुत अच्छी रेंटल इनकम, इवन मतलब कॉमर्शियल जैसी रेंटल इनकम उसमें आती है। पर ये पॉसिबिलिटी सिर्फ रेडी टू मूव में है। थर्ड एक एंगल होता है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कई बार आप उसमें लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद जो आप उसकी EMIs देते हैं, उनमें सरकार की तरफ से इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है कि आपको उन EMIs में टैक्स बेनिफिट मिलता है। साल का आप लगभग 2 लाख रुपए जो आप EMIs में देते हैं वो आप टैक्स बेनिफिट में काउंट करा सकते हैं। प्लस आपको साल का लगभग 1.5 लाख रुपए जो आप प्रिंसिपल वापस करते हैं वो भी आप टैक्स बेनिफिट में उसको काउंट करा सकते हैं। इसके लिए हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें सेक्शन 24 में प्रावधान है। सेक्शन 80 EEA में उसका प्रावधान है कि आप अपने जो आपकी EMIs हैं उसका 2 लाख रुपए तक की आप उसमें काउंटिंग करा सकते हो। बेनिफिट्स और भी बहुत सारे होते हैं। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आप कैपिटल गेन की भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, कोई फ्लैट बेचा, उसमें आपने 20 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन आया, 50 लाख की आपने खरीदी थी, 70 लाख की आपने बेच दी। और जिस भी स्कीम के तहत आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ अभी। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो उन कैपिटल गेन का जो अमाउंट है 20 लाख रुपए, उसकी सेविंग के लिए भी अगर आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं तो री इन्वेस्टमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, तभी वो कैपिटल गेन का बेनिफिट आपको मिलता है। या फिर ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो आपको विदिन 1 ईयर आपके पोजीशन में आ जाती हो, तो उसके लिए कानूनी प्रावधान उस हिसाब से दिए गए हैं। तो बेटर है कि हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दें। चौथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टियाँ होती हैं उनमें GST नहीं लगता, क्योंकि GST अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में होता है। तो आपको एक ये बेनिफिट हो जाता है कि आप GST की मार से बाहर निकल चुके होते हैं। हालांकि ये देखा गया है कि बिल्डर्स जब GST माफ़ हो जाता है या जब GST के दायरे से वो बाहर हो जाते हैं तो GST वाली वैल्यू को कॉस्ट में डाल देते हैं। बट फिर भी कई लोग हैं, जब आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो GST वगैरह का एंगल नहीं होता। पाँचवा और अंतिम पॉइंट ये है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी रजिस्ट्री हो गई, आपने रजिस्ट्री लॉकर में रखी, आप टेंशन फ्री हो गए। जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अलॉटमेंट होता है, फिर एक लंबा फेज चलता है कंस्ट्रक्शन का, कभी काम स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, मन में चिंताएं रहती हैं कि समय से मिलेगा कि नहीं। और 20वें ऐसे एग्जांपल हैं नोएडा में, जहाँ पे कि बड़े बड़े बिल्डर्स के फ्लैट बढ़ के ढांचे खड़े हैं, लोगों को 10-10 साल हो गए, और अगर आपने लोन ले रखा है तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर कंप्लीट नहीं हो रही है तो लोन ले रखा है तो बैंक को तो आपको EMI देनी पड़ती है। तो वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में एक ये बेनिफिट है कि आप उस तरह की मानसिक उत्पीड़न से और फाइनेंशियल लॉस से बच जाते हैं। इसी तरह से जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके भी अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में रिस्क इन्वॉल्व हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
कुछ रेपुटेड बिल्डर होते हैं जिनकी प्रॉपर्टियां अंडर कंस्ट्रक्शन ही लोग खरीदते हैं, क्योंकि उसमें एप्रिसिएशन का भी फ़ायदा मिलता है। सब जो पहला बेनिफिट है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का वो ये है कि आपको राइट टू चूज़ मिल जाता है। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, कौन से फ्लोर की लेनी है, पार फेसिंग चाहिए कि नॉन पार फेसिंग चाहिए, क्योंकि पूरी इन्वेंट्री उस समय अवेलेबल होती है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी होती है और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो कुछ भी रीसेल में अवेलेबल होता है आपको वही फ्लैट या वही प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है। दूसरा इसका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो है कि इसका पेमेंट प्लान बड़ा स्टैगर्ड होता है, कंस्ट्रक्शन लिंक होता है। जनरली आपको पेमेंट बुकिंग के टाइम पे एक्स अमाउंट करनी होती है, फिर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगी उस हिसाब से करनी होती है। उसमें मेन जो बेनिफिट है वो है कि हो सकता है आपको लोन ना लेना पड़े, आपकी पेमेंट, आपका फंड फ्लो, आपके पास इनकम का सोर्स इस तरह से मैनेज हो सकता है कि आपको बगैर लोन के आप वो प्रॉपर्टी कम्प्लीटली खरीद पाएँ। तो ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का बेनिफिट होता है, जबकि आपको रेडी टू मूव में इमीडिएटली सारी पेमेंट करके रजिस्ट्री करानी होती है। तीसरा एक बड़ा अच्छा इसका फ़ायदा ये होता है अंडर कंस्ट्रक्शन में कि सपोज़ आपको फ्लैट में कुछ चेंजेस कराने हैं, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप बिल्डर को वो चेंजेस बता के नेगोशिएट करके, आप डील होने से पहले ही आप बताइए कि हमें ये चेंजेस करके हमें ये फ्लैट चाहिए। अगर बिल्डर कहता है कि नहीं हम इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेंगे, तो आपके वो चेंजेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं, जो कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में नहीं होते हैं, उसमें आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है इन सब कामों को कराने में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का वो है कि आपको उसमें एप्रिसिएशन का फ़ायदा मिलता है। जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में प्राइसेस उसके कम रखे जाते हैं ताकि सेल्स स्टार्ट हों। फिर जैसे जैसे उसकी कंस्ट्रक्शन ऊपर बढ़ती है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है, वहाँ अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि माल बिक चुका होता है, फ्लैट्स बिक चुके होते हैं, तो डेफिनेटली बिल्डर 6-6 महीने के अंतराल में या डिमांड के बेस पे उसका रेट भी बढ़ाते हैं। तो आपको जो एप्रिसिएशन का फ़ायदा है वो जनरली आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में मिलता है, क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टियाँ ऑलरेडी एप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है उसको अचीव कर चुकी होती हैं। तो इस प्रकार से अंडर कंस्ट्रक्शन भी अपने आप में बेनिफिशियल है, रेडी टू मूव भी बेनिफिशियल है। तो लास्टली मैं अपने व्यूअर्स को यही एडवाइस दूंगा कि आप अपनी नीड के हिसाब से डिसीजन लें। अगर इन्वेस्टमेंट है, आपको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं। बस एक चीज़ का प्रिकॉशन लें कि बिल्डर रेपुटेड होना चाहिए, जिसके कई प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हों। जीबीपी जैसा नहीं होना चाहिए, गुप्ता बिल्डर एंड प्रमोटर, जो जीरापुर में सबके पैसे लेके भाग गए। तो बिल्डर रेपुटेड होना चाहिए, और अगर रिक्वायरमेंट इमीडिएट पोजीशन की है तो फिर आपको रेडी टू मूव में जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत ज़रूरी है, लोगों को कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए, अपनी नीड के हिसाब से अपना डिसीजन लें। धन्यवाद।